आज की कहानी दिल्ली की ही है। बात 30 जून की है। 30 जून को दिल्ली के मोहन नगर इलाके में एक 75 साल की महिला रहती थी, कविता। उनके बेटा और बहू किसी की डेथ हो गई थी फैमिली में, तो वो दोनों चले गए थे दिल्ली से बाहर हरियाणा। घर में अपनी बुजुर्ग माँ को छोड़ गए थे। 75 साल की, नाम कविता था। इसके बाद बेटा और बहू 3 तारीख को घर लौटते हैं दिल्ली। जब वो घर लौटते हैं तो बड़े हैरान होते हैं, देखते हैं कि घर के बाहर ताला लगा हुआ है, लेकिन वो ताला उनका नहीं था, क्योंकि बेटा और बहू वही रहते थे। जब भी ये लोग तीनों बाहर जाते तो वो अपना ताला लगा कर जाते थे, वो ताला नया था। अब उन्हें बड़ी हैरानी होती है। इसके बाद किसी तरह वो ताले को तोड़ते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं माँ है नहीं। पड़ोसियों से पूछते हैं, इधर उधर पूछते हैं, कहीं माँ का सुराग नहीं मिलता। परेशान होकर बेटा जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देता है गुमशुदगी की। पुलिस आती है, पड़ोसियों से, तमाम लोगों से बात करती है, ये भी पता करती है कि उनकी तबीयत कैसी थी, बाकी चीज़ें सब कुछ ठीक। घर में कोई लूटपाट हुई तो बेटे ने बहू ने तलाशी ली, घर में कोई ऐसी चीज़ गायब नहीं, सब जगह सभी चीज़ें अपनी जगह थी। तो सवाल ये था कि वो बुजुर्ग महिला गायब कहाँ हो गई। पुलिस ये सारी चीज़ें तफ्तीश कर रही थी और कुछ ऐसा सुराग मिला नहीं। तभी अचानक उस घर में मौजूद एक सिपाही की नज़र उसी घर में रखे एक फ्रिज पर पड़ती है। वाइट कलर का ये फ्रिज, सफ़ेद रंग का। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो किसी को चौंकाए, लेकिन वो करीब से जाकर देखता है तो उस फ्रिज के ऊपर खून की बूंदें, तब बूंद भी पूरा नहीं कहेंगे, बहुत मामूली सी, एक तरह से छींटे जो थे, 2-3 स्पॉट थे। उसने बहुत करीब से देखा, अपने सीनियर अफसरों को बुलाया, बोला कि मेरी नज़र और तजुर्बा ये कहता है कि ये ब्लड है। और वो सूख चुका था और चिपक चुका था। सीनियर पुलिस वाले आते हैं, वो देखते हैं और वो भी पहचान जाते हैं पहली नज़र में कि ये खून के ही छींटे हैं। अब पुलिस और वहाँ पे मौजूद लोगों को एक अनजाना सा खौफ आता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। बेटे और बहू भी घबरा जाते हैं जब पुलिस वाले बताते हैं कि ये फ्रिज पे खून का निशान है, क्या पहले से था? वो बताते हैं पहले बिल्कुल नहीं था। और बाकी पूरा घर नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। कोई कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन फिर अचानक एक घर के सामने से मिला हुआ सीसीटीवी फुटेज पुलिस को चौंका देता है। उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस देखती है कि सुबह 6:45 पर 1 जुलाई की सुबह 6:45 पर इन्हीं बुजुर्ग महिला के घर से 3 लोग निकल रहे हैं, बल्कि 2 लोग निकल रहे हैं और एक बाहर खड़ा हुआ है। एक मेल है और एक फीमेल, और उनके हाथ में 2 बड़े बड़े बैग हैं, और जो देखने में वजनी लग रहा है क्योंकि उस बैग को वो घसीट रहे हैं। घसीटने के बाद वो उसे रिक्शे पे रखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनमें से मेल फिर वापस आता है, घर के अंदर जाता है और फिर एक बैग लेकर निकलता है, और फिर उसे घसीटते हुए बाहर आता है, रिक्शे पर रखता है और निकल जाता है। अब ये भारी बैग 1 जुलाई की सुबह उसी घर से लेकर निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस को मामला गड़बड़ नज़र आता है। अब इसके बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। पहले तो वो मेल और फीमेल कौन, अब पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि 1 तारीख से ही उसी मोहल्ले में रहने वाला एक पति पत्नी अनिल मौर्य और उसकी पत्नी कामिनी, ये दोनों गायब हैं। अब पुलिस को लगता है कि ये कैसा इत्तेफाक है, 1 तारीख की सुबह ही ये सीसीटीवी फुटेज में बैग लेकर जाते हुए एक महिला और पुरुष हैं, और एक महिला और पुरुष उसी मोहल्ले में रहने वाले, और दोनों गायब हैं। पुलिस को कुछ दाल में काला नज़र आता है। इस दौरान में पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही थी, तभी एक ऑटो वाला मिलता है। वो ऑटो वाला बताता है कि 1 तारीख की सुबह 6:45 पर उसके पास फ़ोन आया था अनिल मौर्य नाम के एक शख्स का। वो पहले से जानता है क्योंकि पहले भी कई बार उनका काम कर चुका है, और उन्होंने कहा कि कुछ चिकन है, उसको लेकर जाना है, तो तुम ऑटो लेकर आ जाओ। अनिल मौर्य दरअसल में एक इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था, शादियाँ, पार्टियाँ, तो ये खाने पीने की चीज़ें कई बार वो अपने घर पे मंगाता था और फिर ले जाता था, चाहे सब्जियाँ या चिकन। तो ऑटो वाले ने कहा ठीक है, और उस बैग में वो ऑटो वाले के अंदर वो ले जाकर रखता है वो बैग, और बताता है कि इसमें चिकन है। इसके बाद ऑटो को वो ले जाता है और नजफगढ़ के पास एक सुनसान जगह पे ऑटो से उतर जाता है, बैग उतार लेता है और कहता है कि हमें यहाँ से हमारी गाड़ी आ रही है जो अपनी इवेंट की है कंपनी की, और यहाँ से हम आगे जाएंगे, तुम जाओ। तो उसको पैसा दे देता और वो चला जाता है। ये ऑटो वालों का बयान था। अब पुलिस को डाउट होता है। अब पुलिस उन दोनों को ढूंढती है, अनिल और कामनी पति पत्नी को। पता चलता है कि इनका लोकेशन उत्तराखंड में रानीखेत में है। दिल्ली पुलिस की एक टीम फ़ौरन रानीखेत रवाना हो जाती है।
लेकिन जब वो पहुंचती है तब तक वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। इसके बाद फिर से उनके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया जाता है, इधर उधर तलाशी होती है। फिर पता चलता है दोनों बरेली में हैं। इसके बाद पुलिस की टीम यूपी बरेली पहुँचती है और इत्तेफाक से मुखबिर और मोबाइल सर्विलांस के ज़रिए दोनों पति पत्नी पुलिस के हाथ लग जाते हैं। अब अनिल मौर्य और कामनी को लेकर पुलिस दिल्ली वापस आती है, उनसे पूछताछ होती है। दोनों शुरुआत में मना कर देते हैं कि हम तो काम था और इसलिए गए थे। पुलिस पूछती है कि 1 तारीख की ये CCTV फुटेज और 1 को ही आप गायब, तो सारे अपने तर्क दे रहा था। लेकिन फिर पुलिस ने CCTV फुटेज दिखाया और बताया कि आप ही दोनों हो और हमारे पास सारे सबूत हैं। इसके बाद पत्नी टूट जाती है पहले और वो कहती है मैंने इनसे मना किया था कि मत मारो, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। पत्नी के कबूलनामे के साथ ही फिर पति के पास कोई चारा नहीं था, फिर वो भी ज़ुबान खोलता है और पूरी कहानी सुनाता है। कहानी ये थी कि अनिल मौर्य एक इवेंट मैनेजमेंट में काम करता था। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के रोज़गार पे असर पड़ा, उस पर भी पड़ा। उसने कुछ लोगों से उधार लेकर अपनी जो उसका धंधा था इवेंट मैनेजमेंट का, उसको चलाने की कोशिश की और इसी उधार के चक्कर में 1.5 लाख रुपए उसने इन बुज़ुर्ग महिला से यानी कि कविता जी से 1.5 लाख रुपए लिए और उससे कहा था उनसे कि एक तय वक्त के अंदर वो लौटा देगा। लेकिन वो तय वक्त बीत गया, पैसे लौटाए नहीं। इधर ये बुज़ुर्ग महिला लगातार उससे तकाजा कर रही थी पैसे की, वो दे नहीं रहा था। हर दूसरे तीसरे दिन बात होती। अनिल मौर्य इसको लेके बड़ा एक तरह से गुस्से में आ गया कि डेली वो तकाजा कर रही हैं और उसके पास पैसे नहीं कि वो लौटाए। इसी दौरान में उसे पता चला कि 30 जुलाई को कविता के बेटा और बहू दोनों एक फैमिली में डेथ हो गई, हरियाणा जा रहे हैं। तो ये घर पहुंचा और पति पत्नी दोनों गए। उसने जाके फिर कविता ने उससे तकाजा किया कि मेरे पैसे लौटा दो। कुछ उन्होंने ऐसी बात की, इसे गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो इसने कविता को धक्का दे दिया। धक्का दिया तो वो गिर गई। अब यहाँ पे गिरी तो उनको चोट लगी सर पे। अब कायदे से हॉस्पिटल ले जाता या बाकी चीज़ें करता, लेकिन फिर गुस्सा इतना था कि उसने उस गिरी हुई बुजुर्ग महिला जो फर्श पे गिर गई थी उनका गला दबाना शुरू कर दिया। कामनी अनिल मौर्य की पत्नी का कहना है कि वो अपने पति को रोक रही थी कि मत मारो, पैसे लौटा देंगे, पर इतना गुस्सा में था वो कि जब तक वो अपनी पत्नी की बात सुनता या पत्नी उसे रोक पाती, वक्त बीत चुका था। गला दबाने से कविता जी की मौत हो चुकी थी। अब जब मौत हो गई तो दोनों घबरा गए। अब यहाँ पे पुलिस के जो बयान दिए दोनों में, उसके मुताबिक कि अब करें क्या करें। अच्छा, उन्हें ये भी पता है घर में कोई है नहीं, तो उन्होंने घर के दरवाजे बंद किए, घर के अंदर तलाशी ली तो उन्हें बैग मिला। बैग देखते हुए उन्हें दिमाग में ख्याल आया, क्योंकि कई बार उन्होंने फिल्मों में, सीरियल में, अखबारों में पढ़ा था, देखा था लाश कैसे ठिकाने लगाते हैं। फिर वो रसोई में गए, किचन में, वहाँ से उन्होंने चाकू उठाया। इसके बाद लाश के टुकड़े किए और टुकड़ों को 3 अलग अलग बैगों में डाला। पूरे फर्श को, वॉशरूम को, बाथरूम को, सबको धोया, साफ़ किया। इसी दौरान में ये सारा काम करते हुए उन्हें प्यास लगी, फ्रिज से निकाल कर पानी पिया, क्योंकि गर्मी का वक्त है। और उसी फ्रिज से पानी पीने के दौरान कुछ खून की बूंद की छींटें फ्रिज के दरवाजे पर रह गई। अब उन्होंने बाकी चीज़ें तो साफ़ कर दी, फ्रिज के उस दरवाजे को नहीं देखा और वो धब्बा छोड़ गए। इसके बाद ये लोग रात को अपने घर लौट आते हैं। आने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ये उठते हैं, 6:45 के करीब घर में जाते हैं। पहले से ही बैग में, 3 बैग में सारी लाशें उन्होंने पैक कर रखी थी। उसके बाद वहाँ से एक रिक्शे पे बैग रखते हैं। ऑटो वाले को फ़ोन कर दिया था, ऑटो वाला गली के दूसरी तरफ मिलता है और वो बताते हैं कि वो काम पे जा रहा है और चिकन है इसमें बैग में। और उसके बाद वो वहाँ से ले जाकर नजफगढ़ के करीब एक सुनसान जगह पे ऑटो वाले को रोक देता है। कहता हमारी गाड़ी आ रही है कंपनी की, अब तुम जाओ, पैसे देता। ऑटो वाला चला जाता है। लेकिन ये उसके जाते ही जिस जगह रुके थे वहाँ सन्नाटा था और पीछे नाला, तीनों बैग को नाले में फेंक देते हैं और फिर वहाँ से घर आते हैं। घर आने के बाद अपना सामान पैक करते हैं और 1 जुलाई को ही दोनों मियाँ बीवी दिल्ली छोड़कर उत्तराखंड पहुँच जाते हैं। खून के कुछ छींटे और CCTV फुटेज, ये 2 ऐसी चीज़ें थी जिसने पुलिस को कातिल तक पहुंचाया। लेकिन पहला सबूत वो खून के छींटे थे जो फ्रिज के दरवाजे पर थे। अगर वो पुलिस की नज़र न पड़ती तो शायद पुलिस ये कि बुज़ुर्ग महिला हैं, कहीं चली गई होंगी, याददाश्त नहीं होगी, वक्त बीतता जाता। और जितना ऐसे केसेस में वक्त बीतता है, सबूत और बाकी चीज़ें बेकार होती जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक पुलिस वाले की पारखी नज़र फ्रिज पर पड़ी और खून के बूंदों ने पुलिस को एक्टिव किया और CCTV फुटेज ने बाकी का काम किया और इस तरह से एक केस सॉल्व हुआ। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले मैं पूरी क्राइम तक फैमिली से, हमारे साथी, हमारे दोस्त रवि शर्मा, उनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा आप लोग अपने अपने तरीके से।
और उनके परिवार को एक हिम्मत मिले, सहारा मिले, क्योंकि एक 2 बच्चे छोटे हैं। और मैं रवि शर्मा की शादी में भी गया था, तो वो सारी चीज़ें, सारे मंज़र और शादी की रात भी मुझे याद आ रही है कि हम लोगों ने कितनी मस्ती की थी। लेकिन अब सिर्फ ये यादें हैं, कहानी है, और तो कुछ है नहीं। तो दुआ यही है कि ऊपर वाला उसे हमेशा अच्छा रखे।